Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ स्पोर्ट 10। मैं रवि सिन्हा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गोल इंस्टीट्यूट। आ जाता हूं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर का डिस्कशन करने के लिए। और आप लोग इसी तरीके से डिस्कशन फोरम पे इसका डिस्कशन जो है टेस्ट सीरीज का, उसको आप देखते रहें। काफी फायदा होने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 151 में, स्पोर्ट नंबर 10 में। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है स्टेटमेंट का क्वेश्चन। और स्टेटमेंट का क्वेश्चन थोड़ा समझना होता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास स्टेटमेंट का एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ा रुक करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, काफी यहाँ पे ये काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट पे भी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बोला जा रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय डाइबोरेन। यानी क्वेश्चन नंबर 151 में बोला जा रहा है कि डाइबोरेन से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं RC डबल बॉन्ड OH। डाइबोरेन का मतलब हो गया B2S6, और ये हम लोग जानते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये क्या करेगा तो इसको रिड्यूस कर देगा RCH2OH में, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल सही है। आप इसके जगह पर यहाँ पे आप ले सकते हैं लिथियम अल्बुनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। लिथियम अल्बुनियम हाइड्राइड भी इसको 1 डिग्री को रिड्यूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहा है कि डाइबोरेन इजिली रिड्यूसेस ईस्टर, नाइट्रो एंड हेलोजेंस। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होने जा रहा है। डाइबोरेन ईस्टर्स को, नाइट्रो कंपाउंड्स को और हेलोजेंस को रिड्यूस नहीं करता है। जैसे आप देखते हो, अगर सिंपल से बात करें हेलोजेंस को लेकर RX, तो आप जानते हैं कि लिथियम अल्बुनियम हाइड्राइड वगैरह इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है RH में, अल्केन में। इसके साथ भी कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स होंगे कि अगर ये 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो ये अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। और अगर ये 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री RX है, और अगर यहाँ पे लिथियम अल्बुनियम हाइड्राइड दे रहे हैं तो ये एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट तो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 1 अपना क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये अपना ऑप्शन सही है। यानी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 151 का जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये इसके लिए करेक्ट आंसर होने जा रहा है। क्लियर है बात। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। 151 के बाद है 158 नंबर। थोड़ा यहां पढ़ते हैं। यह भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसको बोलते हैं बच्चे जिसमें हम लोग को कुछ थोड़ा समझ करके स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। और कुछ क्वेश्चन जैसा हम लोग बताएंगे, जैसे रिएक्शन होता है, कह देगा कि ROH है, SOCl2 करेंगे, तो ये याद किया हुआ क्वेश्चन है, इसको मेमोरेबल क्वेश्चन बोलते हैं। ये सिंपल सा हम लोग जान रहे हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग SOCl2 से, PCl5 से, POCl3 से करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, नो इफ एंड बट के साथ ये रिएक्शन। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में बोलता है एक्सप्लेनेशंस के बारे में, पढ़ने के लिए बात किया जाए, सेंटेंस में आ जाए, तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझ करके बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। आइए पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस फैक्ट does not govern the stability of conformation in acyclic compound। तो भाई acyclic compound में तो हम लोग जानते हैं ये conformations होते हैं, इस तरीके का हम लोग पढ़े हैं। मान लिया जाए ये A है, ये A है, ये B, ये B, ये C और ये C। तो ये acyclic compound हुआ। ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे फुली एक्लिप्स होगा, पार्शियल एक्लिप्स होगा, एंटी होगा, गाउशिया होगा। समझ गए। जैसे कंफर्मेशन बोला गया तो दिमाग में आ गया एसाइक्लिक के बारे में बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि जो डज नॉट कन्फर्म, यानी कि जो इसके बारे में नहीं होगा, जो इसमें नहीं होने जा रहा है। तो भाई इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन होता है, हाँ, बट इसमें एंगल स्ट्रेन तो नहीं हो सकता है। एंगल स्ट्रेन होने के लिए अपने पास मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए,
साइक्लिक होना चाहिए। और एंगल स्ट्रेन किसका फैक्ट होगा? एंगल स्ट्रेन जो फैक्ट होता है वो साइक्लिक स्ट्रेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर का होता है। एंगल स्ट्रेन आप कभी भी ध्यान से याद रखना बच्चे, एंगल स्ट्रेन कभी भी एसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं होता है। थोड़ा सा फैक्ट घुमाते हैं आपके लिए। इसी कारण से यहां पे आपने पढ़ा है डांसिंग रेजोनेंस। क्या इस जगह पर एंगल स्ट्रेन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस कारण से यहां डांसिंग रेजोनेंस होता है, और डांसिंग रेजोनेंस होने के कारण ये मॉलिक्यूल यहां से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा CH2, और इसका जो एंगल है वो मॉलिक्यूल अब क्या बन गया? एसाइक्लिक कंपाउंड। पहले क्या था? साइक्लिक, जो एंगल स्ट्रेन हो रहा था, इसलिए डांसिंग रेजोनेंस करके बोलेंगे कि ये स्टेबल कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस के बाद हो रहा है। क्लियर हो रहा है बात? तो याद रखना, एंगल स्ट्रेन जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने जा रहा है, नॉट कि एसाइक्लिक का। अब बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन किसको समझते हैं? थोड़ा कंफर्मेशन से बात किया जाए। मान लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन भी ले रहे हैं, यहां से एक CH3 ले रहे हैं, हम इसका बनाने जा रहे हैं आपका स्ट्रक्चर। यहां से लगे यहां 2 क्वेश्चन बनने जा रहा है। मान लेते हैं हम लोग इसका बनाने गए, यानी ब्यूटेन का 2,3 के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ? H हुआ। ये क्या हुआ? CH3 फुल्ली एक्लिप्स बना रहा हूं। फिर से 60 डिग्री के बाद जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH3, ये H और ये CH3, ये H और H। यानी कि आगे फिर जा रहे हैं तो अपने पास दिख रहा है पार्शियल एक्लिप्स, CH3 H CH3 H और H। समझ रहे हैं? एक और जा रहे हैं तो फिर क्या बनने जा रहा है? एंटी स्टैगर्ड जिसे बोलते हैं, CH3 H ये बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं बच्चे यहां पे कि सर किस तरीके का स्ट्रेन हर जगह पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन हो रहा है। 0 डिग्री जब डायहेड्रल एंगल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन, वॉन्डर वॉल स्ट्रेन, ये सब स्ट्रेन यहां पे काम कर रहा है, इसीलिए काफी लेस स्टेबल होता है। उसके बाद है स्टेरिक इंटरैक्शन, यानी स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है? टॉर्सनल स्ट्रेन, ये सब जो हम लोग बात करेंगे, ये सब जो रिपल्सन होगा यहां पे वो क्या बोला जाएगा? टॉर्सनल स्ट्रेन। यहां पे जो रिपल्सन होगा वो क्या बोला जाएगा? टॉर्सनल स्ट्रेन। और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होंगे, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन। ठीक है? अब यहां पे स्टेबिलिटी का बात करें तो यहां देखो CH3 और ये CH3 है, यहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होता है, 0 होता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन कहां पे मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन आपका एक्लिप्स कंफर्मेशन में, आइदर वो फुल्ली एक्लिप्स हो या वो पार्शियल एक्लिप्स हो, यहां पे क्या होता है? वो मैक्स होता है। यानी अगर यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कर दे बच्चे तो सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी किसका होगा? 4 का होगा, जो एंटी स्टैगर्ड है। यानी हम लोग एंटी के नाम पे लिखते हैं, इस तरीके से करते हैं, एंटी। देन क्या होगा? गाउशियन, सेकेंड नंबर। देन क्या होगा? पार्शियल एक्लिप्स, है ना? एंड देन क्या होगा? फुल्ली एक्लिप्स। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। समझे बात को? ये था। तो यहां पे बोला जा रहा है कि क्या नहीं होगा कंफर्मेशन में? तो एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। एंगल स्ट्रेन कहां होता है? तो आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन पाए जाते हैं। ठीक है? इसी का एग्जांपल था डांसिंग रेजोनेंस, जो कि साइक्लिक स्ट्रेन को हटाने के लिए, साइक्लिक स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए उसने डांसिंग रेजोनेंस कर क्या किया? तो मूव कर रहा है मॉलिक्यूल एसाइक्लिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है 163। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहां से है? तो बायोमोलिक्यूल्स में से। यहां पे हम लोग विटामिन पढ़े हैं। तो बोला जा रहा है विटामिन ए के बारे में डिफिशियंसी डिजीज बताना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पास ये सब आ सकता है। तो विटामिन ए से क्या होता है? ज़ेरोफ्थैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया। पढ़े होंगे ज़ेरोफ्थैल्मिया का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा। देन बोला जा रहा है विटामिन B12 के विटामिन के कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है? विटामिन सी से ब्लीडिंग गम्स यानी स्कर्वी जिसे बोलते हैं,
विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है, यानी पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो होता है जल्दी क्लॉट नहीं करता है। तो यहां पे हम लोग के लिए यहां पे करेक्ट मैच होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगला है 165 नंबर। 165 नंबर आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के नंबर से है आपका। मैं आपको बता रहा हूं कहां पे आपके एनसीईआरटी में 11th वॉल्यूम में दिया हुआ है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट। कौन यहां पे गलत है, थोड़ा ध्यान देना है नॉट पे भी। यानी क्वेश्चन नंबर 165 पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्लस ई इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स of the multiple bond are transferred to the atom to which the attacking reagent does not get attached। ये गलत बोला जा रहा है। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी प्लस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट्स गेट अटैच। और यहां पे क्या बोला जा रहा है, डज नॉट गेट अटैच। गलत हो रहा है यहां पे, यानी फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर में आ जाएगा। और यहां पे निगेटिव ई में आप पढ़ते हैं जब, तो कहा जा रहा है कि इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच। यानी यहां जो आपको प्लस ई में लिखा हुआ है वो माइनस ई का फैक्टर लिख दिया गया है। समझ रहे बात, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट को तो प्लस पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसके तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और यहां बोला जा रहा है डज नॉट ट्रांसफर। गलत हो रहा है स्टेटमेंट। आइए अगला भी पढ़ लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ा जाए। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव। बिल्कुल। अब जैसे मान लिया जाए, अगर ये ले लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, या इस एग्जांपल से बेटर हम लोग सिंपल सा सिग्मा पे ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर आप यहां पे कंफ्यूज कर जाएंगे पाई को लेकर। CH3 CH2 Cl, तो ये क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहा है क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस चार्ज। यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव। अब इस दोनों कार्बन के बीच में पोलराइजेशन स्टार्ट होगा और यहां से ट्रांसफर होगा, यानी कि डेल प्लस। इस तरीके से सही बोला जा रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसे। यही अगर सिग्मा सोना होकर पाई से मूव करता, जैसे अगर ऐसा कहीं काम कंडीशन होता CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2 प्लस, अगर ये पाई बॉन्ड ने मूव किया यानी पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता, इसे क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस। अगला है द प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड इज एज सर्टेन्ड बाय द डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सही है। मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये भी बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो यहां पे 165 का ऑप्शन नंबर 1 है जो इनकरेक्ट है, और जो यहां पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 165 के बाद। यानी अभी देख रहे हो कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, जो भी कभी आया, 165 हो गया, हाँ एक 163 को छोड़कर 158 हो गया, 151, जितने हैं सब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच्ड। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, तो अब हमें सभी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है बच्चे 168 में फर्स्ट ऑप्शन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, और हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जो होता है वो रेजोनेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला में बोला जा रहा है PH3C, इसका मतलब 3 बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस कर रहा है रेडिकल, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ये भी रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं रेडिकल के लिए, ज्यादा उसको स्टेबल करने के लिए। एंड देन फिर हो गया 2 डिग्री CH3 2CH रेडिकल, बिल्कुल सही है। यहां पे नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा। फिर उसके बाद अलाइल रेडिकल, एंड देन 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला है कार्बोकेटायन 3 डिग्री बेंजीन के साथ, कार्बन के साथ 3 बेंजीन लगा हुआ है, सही है। फिर एक बेंजीन और एक मिथाइल, सही है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन
अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे मैं थोड़ा इसको डिस्कस भी कर दे रहा हूं, CH3CO2, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल दो है, यानी ये हो गया CH मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OCH3। तो बेटा ये देखो नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यानी दोनों साइड इस माइनस ने क्या किया, इस नेगेटिव के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद बोला जा रहा है CH2 के साथ NO2, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। देन उसके बाद सिंपल सा है रेजोनेंस और लास्ट में दे रखा है 3 डिग्री, यानी ये भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी सही है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो अपने पास दिया हुआ है, यानी अब तो ऑप्शन 3 सही है, तो चौथा ही आंसर यहाँ पे अपना बनने जा रहा है जो इनकरेक्ट लगा हुआ है। ये बोला जा रहा है CH3O-, उसके बाद दे रहा है OH, उसके बाद दे रहा है CH3S- और दे रहा है C6H5O-। तो चलिए समझते हैं। अब देखो ये ग्रुप ऑक्सीजन और सल्फर में, याद रखो क्वेश्चन बोला जा रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो अगर ये पीरियड ग्रुप में है, पीरियड में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, और ग्रुप में है तो साइज देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। यानी ऑक्सीजन और सल्फर में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो सल्फर होने जा रहा है। यानी यहां पे क्या करेक्ट आंसर बनना चाहिए, CH3S-। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, CH3O-। अब CH3O- और OH में भाई CH3 के पास एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, प्लस I, एटलीस्ट ये तो डोनेट कर रहा है, और OH के पास तो कोई इफेक्ट नहीं, जीरो इफेक्ट हो रहा है, दैट्स बाई OH। अब बोला जाएगा सर C6H5O- है, तो C6H5O- का मतलब क्या हुआ, फेनॉक्साइड आयन, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, और जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे ही इसका डिक्रीज कर गया। क्लियर है, तो अपना ये करेक्ट आंसर होगा, ये ऑर्डर सही होना चाहिए था, ना कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा सल्फर से। ऑब्वियसली सल्फर का ज्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका, सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये पीरियड में रहता है तो इसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वॉच करते हैं, और अगर ये ग्रुप में रहता है तो इसे वॉच करते हैं साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलिन, ये क्या बोला जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट है वुल का, यानी कि जितने भी अमाइड्स ग्रुप आ जाएंगे यहां पे पॉलीअमाइड्स, वो सब कहा जा रहा है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे इसको, टेफ्लॉन, इसका मतलब समझे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसका मतलब क्या हुआ, CF2 डबल बॉन्ड CF2, क्या होता है ये, किसका पॉलीमोनोमर से, ये टेफ्लॉन का, CF2 और टेफ्लॉन वगैरह का क्या किया जाता है, ब्लेंडिंग में यूज करते हैं। पॉलीअमाइड्स में आ जाएगा आपका नायलॉन 6, पॉलीअमाइड्स में क्या आ जाएंगे, नायलॉन 6 आ जाएगा, नायलॉन 6 आ जाएगा, समझ रहे बात को, ये सब पॉलीअमाइड्स में आ जाता है। नायलॉन तो दे रखा है, नायलॉन 6 के बारे में, नायलॉन 6 पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का यहां पे कह रहा है कि पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन द मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स, कमर्शियल फाइबर्स को बनाने के लिए क्या बोला जा रहा है कि पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रालिन। तो यहां पे ध्यान रखेंगे क्या किया जाता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब जब एनसीईआरटी का लाइन देखेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी लाइन में दे रखा है। क्लियर है बात, तो 170 के लिए क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट, जैसे वुल का सब्स्टिट्यूट क्या आता है वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। चलिए 171 क्वेश्चन आता है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग का क्वेश्चन कुछ चेंज हो रहा है रिएक्शन की तरफ। यहां तक जितने भी क्वेश्चन थे सब कैसा था, सब का सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 171। कह रहा है CH3 है, C डबल बॉन्ड OCH3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एसीटोन है, प्रोपेनोन है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। भाई ये तो हम लोग जान रहे हैं बच्चे, यानी कि अगर कीटोन या एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन जब भी कोई अल्कली के साथ रिएक्शन करता है, इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद बोल रहा है कि A बनेगा और A के बाद बोल रहा है कि हीट करना है तो B बनेगा, और जो B बनेगा उसका IUPAC नेम में दे रखा है, क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं जरा इस अल्डोल कंडेंसेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो समझते हैं इसको बच्चे। कैसे बनाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से जो भी अल्कली दिया हुआ है OH माइनस, वो अपना क्या करेगा, इस CH2 को H ऐसे लिख सकते हैं, यहां से बना लेगा इनोलेट आयन, यानी क्या बन गया, तो CH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल का यूज करेंगे, और अलग से कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब समझेंगे सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन है। CH3 अगले मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन के ऊपर ये अटैक करने जा रहा है, और अटैक कर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर दे रहे हैं, OH बन जाएगा, क्योंकि O माइनस किस में कन्वर्ट करेगा, OH में, प्रोटोनेशन करेंगे। CH3 अटैक कौन किया बच्चे, CH2 C डबल बॉन्ड OH। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का, समझिएगा कैसे बताते हैं, एक छोटा सा ट्रिक भी बता दे रहा हूं। जब भी तुमको बोला जाए एल्डोल कंडेंसेशन, तो जो एक मॉलिक्यूल है उसको OH कर दो, और दूसरा मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एक कम करके उसके साथ अटैच कर दीजिए, आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। अब यहां हीट कह रहा है, तो जब हीट कह रहा है ना, तो अल्फा से, यानी जो अल्फा है ना वहां से H को हटा दो और बीटा से OH को हटा दो, ये ध्यान रखना। जो अल्फा कार्बन है वहां से H और जो बीटा है वहां से OH, यानी H गया यहां से, बीटा गया यहां OH से, यानी क्या बनेगा, CH3 C CH3, इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, C डबल बॉन्ड C O CH3, यानी क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कीटोन बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे किसका, IUPAC। ज्यादातर क्या याद रखना कि कभी कभी डायरेक्ट नहीं बोल देता है, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया, IUPAC बोला गया, तो थोड़ा देख लेते हैं। भाई यहाँ पे कीटोन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटोन को देंगे, डबल बॉन्ड को तो देंगे नहीं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या नाम किया जाए, यहां से नाम किया जाएगा 4 मिथाइल, हो जाएगा। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, पेंट 3 इन 2 ऑन, ये बनने जा रहा है, जो कि अपना ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहां पे दिया IUPAC नेम ऑफ A, ठीक है, ये बोला जा रहा है IUPAC नेम ऑफ A का, तो A तो अपना ये हो गया, ठीक है। इसका IUPAC करोगे तो यहां OH भी है और यहां कीटो भी है, तो फंक्शन ग्रुप हमारा कीटो ज्यादा प्रायोरिटी होता है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, फिर 4 पे ही क्या लगा हुआ है 4 मिथाइल, कितने कार्बन का चेन हो गया 5 का, यानी क्या बोलेंगे पेंटेन 2 ऑन। और अगर बी नंबर का है तो क्या हो जाएगा, बी का ये IUPAC हो जाएगा और ए का IUPAC यहां, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन में दे रखा था कि IUPAC नेम ऑफ ए इन द अबव रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा एल्डोल का, जो लोग को एल्डोल समझ में नहीं आता थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या किए हैं, इसमें तो क्वेश्चन बनाया है इसका ना, थोड़ा एक अलग से क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एल्डोल के लिए। तो एल्डोल कौन देता है, पहले यह याद रखो कि एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिसके पास क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो अल्कली के साथ। तो देखिए कैसे हमने सिखाया, हमने बोला CH3 C डबल बॉन्ड H है, मान लो हमने इस बार एक्वस NaOH ले लिया, ठीक है। अब क्या करो कि इसी मॉलिक्यूल को OH में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड O जो है ना OH कर दो, ठीक है। यानी कैसे लिखेंगे CH3 CH हो गया और यहां क्या हो गया OH, ये एक मॉलिक्यूल ने काम किया। अब इसका अल्फा कहां है, अल्फा CH3 है, यानी एक H यहां से कम कर दो तो CH2 हो जाएगा, इसको लाके इसके साथ जोड़ दिया जाए, यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखेंगे फिर 1 2 3 4, फिर से नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी
4 कार्बन का एल्डिहाइड है यानी कि ब्यूटानल। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप एल्डोल कंडेंसेशन बना सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 173, इसमें भी थोड़ा समझते हैं, कुछ एग्जांपल भी मैं लेकर के आऊंगा इसमें। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी नीट 2015 में पूछ चुका है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा है। यहां पे भी बात करते हैं कैसे इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले भी किसी दिन डिस्कशन में हम लोगों ने किया है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका ओजोनलिसिस हुआ। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चे आपके पास बोला जाए कि ये एक कंपाउंड है किसका ओजोनलिसिस किए हैं तो ये प्रोडक्ट बना। कुछ नहीं करना, यहां से O और यहां से O को हटा दो और दोनों डबल बॉन्ड कार्बन को जोड़ दो, यानी C के साथ लग जाएगा CH3 डबल बॉन्ड और इसके डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए। इसके पास क्या आएगा H और यहाँ पे आएगा CH3, ये बन गया। यानी इसका ओजोनलिसिस करेंगे तो एसीटोन और एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड मिलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ पे भी दिया है कुछ ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे अपने पास एक नोमेनक्लेचर करके दिया हुआ है। तो पहले हमें उस नोमेनक्लेचर को कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा। हेप्टानल, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हेप्टानल का मतलब हो गया 7 कार्बन, 3 3 6 और 1 7, और हेप्टानल है बच्चे यानी कि फर्स्ट कार्बन पे होगा। उसके बाद बोल रहा है कि 6 पे कीटो, 1 2 3 4 5 6 कीटो। 5 नंबर पे बोला जा रहा है मिथाइल, यानी ये H हो गया, बाद बाकी को CH2 लगा दीजिए बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अब बोला जा रहा है कि ये किस मॉलिक्यूल का ओजोनलिसिस प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे, दोनों के ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए और एक ही मॉलिक्यूल में है, इसका मतलब इंट्रा हो गया ये। तो यहां पे क्या था इंटर और यहां पे क्या दे रखा है इंट्रा, तो इस दोनों को जोड़ दिया जाए। जब जोड़ देंगे तो आखिर बोलोगे सर कैसे जोड़ा जाए, क्या किया जाए, तो दोनों को नंबरिंग कर देते हैं। यानी यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेंबर का रिंग बनने जा रहा है और 6 मेंबर का एक रिंग बनाया जाए। ठीक, और अपने मन से पहले आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या 1 पे कुछ लगा हुआ है? नहीं, 1 ने तो ऐड कर रहा है 6 के साथ। 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे है। तो 5 पे हमने क्या कर दिया, एक CH3 लगा दिया। 6 पे कुछ है? बिल्कुल है सर, 6 पे एक मिथाइल लगा हुआ है और 1 और 6 ने बॉन्ड बनाया, तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड दे दिया जाए क्या। यानी ये कंपाउंड अपने पास बनने जा रहा है। अब ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होने जा रहा है भाई, यहां से कंपाउंड अगर हम लोग चेक कर ले तो यहां कौन सा कंपाउंड बनने जा रहा है। 1 पर देख लोगे कुछ नहीं लगा हुआ है, 2 पे नहीं है, 5 पे लगा हुआ है और 6 पे लगा हुआ है। तो कौन सा कंपाउंड यहां से बनने जा रहा है, चेक कर लीजिए। इसका आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 6 कीटो बोला जा रहा है, यानी 6 पे कीटो था। कैसा क्वेश्चन हुआ, समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी के एनालॉग में बनाने चल रहे हैं। मान लिया जाए कि अपने पास एक क्वेश्चन है ऐसा, ये नीट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। CH2 CH CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH, और कह रहा है कि किसका प्रोडक्ट है ये। समझ लो बात, क्या करोगे भाई, इस दोनों ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का तरीका सबसे सिंपल है 1 2 3 4 5। ये पता चल गया कि सर ये 5 मेंबर का रिंग बन गया। 5 मेंबर का रिंग बनाइए और अपने से नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। 1 पे कुछ नहीं लगा हुआ है, 1 और 6 तो ज्वाइन कर रहा है ऐसे करके, 1 एंड 5 तो ज्वाइन कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड। 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ है, यानी 3 पे क्या लगा हुआ एक मिथाइल, तो आप भी एक मिथाइल लगा दो। 5 पे भी क्या लगा हुआ एक मिथाइल, तो अभी एक मिथाइल लगा दो, आंसर बन गया। क्लियर हो गया बात, इसको भी कैसे बना लेंगे समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 173 के बाद जो अगला मूव करते हैं, और 173 का क्या था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए 2 में जो दे रखा है एक बार बनाकर देख लो, जैसे इसको प्रूफ भी क्या करो, थोड़ा बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। मेहनत करना बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी होता है। आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे
तो क्या ये गलत है क्या? नहीं, 1 2 3 इसमें भी क्या करेंगे 1 2 3, बात तो बराबर है। 2 और 3 मिथाइल हो गया, 2 और 3 मिथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप IUPAC कर लेना, चेक कर लेना। क्योंकि जरूरी नहीं ना बेटा कि आपने 1 बोला इसको तो क्वेश्चन में भी 1 बोलेगा, इसी को हो सकता है 1 ये बोल रहा होगा क्वेश्चन में, यहां से बोलेगा, कहीं से भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके साथ में एक और क्वेश्चन लगा ही दिया, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए काम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 173 नंबर के बाद वो आने जा रहा है 177 नंबर। और 177 नंबर आपको क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, और कुछ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका अगर यहां पे क्वेश्चन का मतलब यानी स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि क्या सर अपने को बॉइलिंग पॉइंट याद करना होगा क्या? नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको यहां पे चेक करना है कि बॉइलिंग पॉइंट अपने अकॉर्डिंग यहां पे किसका होना चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एक अमाइन है, नॉर्मल अमाइन। नॉर्मल अमाइन मतलब हम लोग देखिए पहले इसको बनाते हैं फिर समझना, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन, यही हो गया 1 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है C2H5 NHC2H5, यानी ये क्या हो गया 2 डिग्री। उसके बाद बोला जा रहा है CHCH3 और CH2CH3, कुछ ऐसा है, यानी क्या है, अल्केन है। सिंपल सा बात माने, और हम लोग जानते हैं कि अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है। और एक दे रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, और आपके पास कुछ वैल्यूज दिया हुआ है बच्चे। तो जो वैल्यूज दिया हुआ है, और वैल्यूज से हम लोगों को क्या समझना है यह समझिए। ये तो पता चल रहा है कि इन चारों में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा यहां पे वैल्यू अपने पास जो दे रखा है वो है 390 390.3। इसका मतलब कि सी का जो आंसर होगा 1 2 3, यानी अल्कोहल जो डी का आंसर बनने जा रहा है, डी का आंसर क्या बनने जा रहा है 3 नंबर। डी का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है और ऑप्शन में है तो ऑप्शन में चलिए, अब डी के पास 3 नंबर आएगा, वो 2 ही ऑप्शन है, 3 नंबर में और 4 नंबर ऑप्शन में, 1 और 2 तो ऐसे ही कट गया। अब आ जाते हैं, समझते हैं कि सर जो अल्केन है ना सी नंबर में, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे कम यहां पर 329.3 है, यानी कि सी का जो होगा, इसका जो होगा वो 1 होगा। हाँ, तो सी का 1 किसका है, तो देखिए, तो सी का 1 जो आप देख रहे हैं 329, ए का क्या हो गया, ए का हो गया 1 डिग्री अमाइंस है। हाँ, यहां भी कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, और यहां पे कितना कार्बन हो गया, 4 और 4 कार्बन। तो हम लोग जानते हैं कि 4 और 4 कार्बन, इसका फिर इसके बाद नाइट्रोजन है तो मोलर मास। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद सी का जो आ रहा है, ठीक है, वो हो रहा है 300.8। अमाइंस में देखोगे 1 डिग्री अमाइंस और 2 डिग्री अमाइंस में, कि 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा कि 1 डिग्री अमाइन का यानी ब्रांचिंग हो गया ना, तो ब्रांचिंग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री का ज्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री का ज्यादा होगा, तो यहां पे बन जाएगा ए के लिए हो जाएगा 2, बी के लिए हो जाएगा 1, और 177 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसका बॉइलिंग पॉइंट 177 का।
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, अमाइन से और अल्कोहल से, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा नाइट्रोजन के केस से, और अल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। अब देखिए 178 नंबर, ये रिएक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल होता है ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड, जो बेंजोइक एसिड को नहीं बनाए। तो भाई पहला ऑप्शन देखते हैं, एक अमाइड दे रखा है CONH2, और अमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O+, तो ये बनता है बेंजोइक एसिड, ये याद रखना, मतलब ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बेंजोइक है कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, सिंपल सा बात याद रखो, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद दे रखा है CH3, टोलिन के साथ रिएक्शन है KMnO4। हम लोग जानते हैं यहां पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन रहने वाला जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका रिएक्शन अगर KMnO4 हीट के साथ करते हैं तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, यहां पे एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए अगला भी ऑप्शन दे रखा है CH2 CH2 CH3, ये भी सेम रिएक्शन होगा और ये भी क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। मतलब नहीं कि 4 कार्बन है या 3 कार्बन है, लेकिन अगर यहीं पर ये दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ क्या, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन के एब्सेंस होने के कारण ये रिएक्शन नहीं होने जा रहा है और बेंजोइक एसिड नहीं देने जा रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि बेंजोइक एसिड का सिंथेसिस नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 178 का, और ये सिंपल रिएक्शन है, ये सब एनसीईआरटी का रिएक्शन दे रखा है। आ जाते हैं 185 हाइड्रोकार्बन से है, समझते हैं इसको। और पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन हमेशा करते आए हैं। देखिए (185) नंबर कह रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, यानी एक अल्काइन है और अल्काइन के साथ बोला जा रहा है H2PDC, लिनस कैटलिस्ट का जैसा H2PDBSO4 जैसा होता है, यानी पॉइजन कैटलिस्ट हुआ। यानी यहां से क्या बनने जा रहा है, बनने जा रहा है सिस अल्कीन, सिस। उसके बाद बोला जा रहा है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ जोड़ा गया है, बहुत रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और KMnO4, यहां तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिस तक बना दिया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि अल्काइन से हम लोग जानते हैं कि H2PD यानी लीनलेस कैटलिस्ट देंगे तो सिस बनेगा और बर्च रिएजेंट देंगे तो ट्रांस बनेगा। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ये थोड़ा स्टीरियो का बात है, समझिएगा। KMnO4 OH-, यानी ये बेटा इसको बोलते हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, यानी इस दोनों कार्बन पे OH OH आ जाएगा। लेकिन स्टीरियो में बोला गया है तो याद रखिएगा ये सिन होता है, सिन का मतलब सेम साइड से, और फॉर्मूला याद रखना CSE, मतलब सिस के ऊपर सिन करेंगे इरिथ्रो बनेगा, इरिथ्रो हम लोग बोलेंगे इसे, यानी दोनों OH जो होगा वो सेम साइड हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड हो गया। समझे बात को, यानी मीजो कंपाउंड। अब आ जाते हैं अगला, इसी में बोला जा रहा है इसी के साथ कि सर अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया देते हैं तो ये बन जाएगा ट्रांस अल्कीन, CH3 H और H, ये बन गया ट्रांस। और इसके साथ फिर से यही काम बोला जा रहा है, डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड, यानी यहां बोला जाता है, देखो ऐसे भी रहता है, ये लिखा रहता है अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड। थोड़ा सा समय दूंगा मैं इस क्वेश्चन पे भी आपको साथ। अब यहां पर ये हो गया सिन, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ना, ट्रांस पे सिन होता है तो 3O बोलते हैं,
3O बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांस पे सिन हो गया 3O, यानी 3O का मतलब क्या हो गया, जो दोनों OH है वो अपोजिट साइड्स होंगे, यानी ये CH3 ये CH3, साथ में इसका मिरर इमेज बनेगा बच्चे, और मिरर इमेज जो बनेगा वो इनांशियोमर्स का मिरर इमेज बनेगा, रेसमिक मिक्सचर होगा। यानी यहां से जो प्रोडक्ट पूछेगा कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका क्या रिलेशन हुआ, तो हम लोग RM बोल सकते हैं, यानी रेसमिक मिक्सचर। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑप्शंस। रेसमिक मिक्सचर बोल दिया, इसका मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, यानी इसको प्लस माइनस बोल सकते हैं। आ जाते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन था कि सिस और ट्रांस को लेकर के फॉर्मूला आपको याद रखना कि सिस होगा तो CSE बोलेंगे, सिस के ऊपर सिन इरिथ्रो, ट्रांस के ऊपर सिन 3O, ठीक है ना। तो चलिए यहां से बात करते हैं। तो यहां पे अपना बनेगा, पहला बना सिस, सिस के साथ बना मीजो, उसके बाद ट्रांस बना, ट्रांस के बाद बनेगा प्लस माइनस ब्यूटेन 2 3 ऑल, बिल्कुल सही है। और ये क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट। अब समझते हैं क्या KMnO4OH माइनस, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4OH माइनस जो भी बोला गया, क्या इसके जगह पे कोई और रिएजेंट है जो सेम रिएक्शन देता है? बिल्कुल है, उसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को भी अगर हम लोग यूज करते हैं NaHSO3 के प्रेजेंस में, हाँ OSO4, तो ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन देगा, सेम टू सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे यहां पे कोई ऐसा रिएक्शन होता जो सिन नहीं होके एंटी होता, तब उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं कार, यानी सिन सिस के ऊपर एंटी कराएंगे तो R होगा, यानी रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और अगर ये ट्रांस के ऊपर एंटी कराते हैं तो नाम बोलते ट्राम, यानी ट्रांस के ऊपर एंटी करेंगे तो क्या बनने जा रहा है, मीजो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री से, यहां पे ध्यान देना। अब एक पॉइंट और सीखेंगे कि सर अगर यहां जैसे KMnO4 दिया कोल्ड, यहीं पर दे देता KMnO4H+ हीट, हाँ सुनिएगा, इसी अल्कीन के साथ अगर बोल देता KMnO4H+ हीट, थोड़ा सा इलेबोरेट जरूर कर दे रहा हूं डिस्कशन में, ताकि एक ही जैसा जो है उसके लिए आपको यूज टू रहे, यानी यूजफुल रहेगा। अगर यही क्वेश्चन रहता बच्चे और यहां पे बोल देता KMnO4H+ हीट, टेम्परेचर दे दिया जाता, तब क्या ये सिस, तब क्या ये डायोल बनता? नहीं, तब यहां से ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता और ये बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर से भी तो सेम आता, यानी 2 मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड बनने जा रहा था। समझे बात को? ये क्लियर हुआ? अगर ऐसा रहता तो आप इस तरह के करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पहले भी बताते हैं हर डिस्कशन में। सेक्शन बी में क्या रहता है, कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटेम्प्ट ऑन एनी 10 क्वेश्चंस ओनली, यानी इसमें से आपको बस 10 क्वेश्चन ही चूज करना है, ये नहीं कि सब क्वेश्चन बनाना है, ध्यान देना है। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं कर देना, ऐसा सर इधर से कम कर दिए सेक्शन ए से, क्या सेक्शन बी का ज्यादा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, बना दे क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें से 10 ही क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं जो पहला 10, जो भी 10 होगा 10 को ही सिलेक्ट किया जाता है, तो 10 ही बनाना है, ज्यादा नहीं बना देना है। ये ना वो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, हाँ, कि एक आध क्वेश्चन ज्यादा बना दिए तो टीचर ने जो चेक कर रहा है वो थोड़ा नंबर दे दिए, ऐसा नहीं होगा बेटा। यहाँ पे कंप्यूटर साहब चेक करते हैं, मास्टर साहब चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे जो OMR जो शीट होता है वो कंप्यूटर साहब चेक कर रहे हैं, स्कैनर साहब चेक कर रहे हैं, मास्टर साहब नहीं चेक करते हैं कि मास्टर साहब खुश होकर के देखें कि बच्चा लगता है ज्यादा बना दिया, भाई 5 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन बनाना था, 4 क्वेश्चन बना दिया, चलो थोड़ा सा ग्रेस नंबर दे देते हैं। अभी नहीं कि 50 नंबर का क्वेश्चन है और तुमको 60 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन 50 में अगर 40 आ जाता, 1 आध नंबर 2 बढ़ा देगा, 2 नंबर बढ़ा देगा, थोड़ा सा रहम करके। हाँ, लेकिन ये कंप्यूटर साहब को, OMR शीट को चेक करने वाले कंप्यूटर साहब को कोई रहम नहीं आता है, निगेटिव तो निगेटिव, एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई रहम नहीं है, रहम मास्टर साहब करते हैं, कंप्यूटर साहब नहीं करते हैं, समझे बात को? चलिए सेक्शन बी 186 नंबर बोला जा रहा है,
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस कंपाउंड को देखिएगा, ये होता है गोनिडीन टाइप बोलते हैं इसको। अगर यहां NH2 लगा दो तो गोनिडीन हो जाता है। और गोनिडीन जो होता है मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक बेस होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये प्लस एम आया, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज, यानी कैसा काम किया, प्लस एम, और निगेटिव N माइनस हो गया, यानी कि अच्छा बेस हो गया ये। अगला आ रहा है CH3 NHCH3। ठीक है, और ये अगला था CH3 CH2 NH2, 1 डिग्री अमाइन। उसके बाद है CH3 NHCH3। अब कहोगे अगला है 4 नंबर में अमाइड। अब यहां पे समझते हैं कि सर इसका जो लोन पेयर है वो ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड कर लिया, यानी कि इसको स्ट्रांगली पकड़ लिया है। ठीक है भाई, और यहां पे क्या हुआ, 1 डिग्री अमाइन हुआ, और यहां पे क्या हुआ, 2 डिग्री अमाइन हुआ। समझे बात को, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, सही है। तो अब हम लोगों को यहां पे समझना है कि कौन हमारा यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी नाइट्रोजन पे अगर कहीं लोन पेयर निगेटिव आ जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना। 2 डिग्री और 1 डिग्री में जानते हैं कि 2 डिग्री का ज्यादा होता है। याद रखना, अगर मिथाइल रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और अगर इथाइल रहता है तो क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। जैसे ये जानते हो ना, RNH2, और अगर R बराबर मिथाइल है तो क्या हो जाता है, 213 अमोनिया, और R बराबर इथाइल है, C2H5 है, तो क्या हो जाएगा, 231 अमोनिया। ठीक है, तो चलिए यहां पे बात करते हैं इन लोगों में। तो सर सबसे बढ़िया कौन होगा, 1 नंबर। उसके बाद ये 1 डिग्री या 2 डिग्री, कौन बढ़िया, 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री किसमें दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है 3rd नंबर में। उसके बाद क्या होगा, 2 नंबर, एंड लास्ट में क्या होगा, अमाइड। लास्ट में क्या होगा, अमाइड। एक छोटा सा और यहां पे मैं पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। अगर यहां पे अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देता, NH C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं गोनिडीन। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये ऐसा होता है, दोनों साइड से प्लस एम लग रहा है, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको गोनिडीन बोलते हैं, इसको गोनिडीन, यहां पूरा नहीं लिखे थे। क्लियर बात। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 188 नंबर, 186 के बाद हुआ 188 नंबर, और ये सब समझने वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई रिएक्शन नहीं है कि रिएक्शन की है रिएक्शन बना दी। रिएक्शन जो होता है बहुत आसान हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है। चलिए अगला देखते हैं 188। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग अल्कीन विल बी लीस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं 188 नंबर में आप यहां पर देखोगे तो 188 में आपका हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन के लिए। चलिए बात करते हैं। तो भाई हाइड्रोजिनेशन में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, 1-2 पॉइंट और इस पे भी बात करेंगे। हाँ, कोशिश रहता है कि थोड़ा सा इलाबरेट कर दिया जाए इसी के रिलेटेड में भी। अब आ जाओ, ठीक है। ये हो गया। तो भाई यहां पे पूछा गया रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को लेकर, और हम लोग जानते हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस
स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर देखोगे 0 अल्फा, यहां पर देखोगे 3 अल्फा, यहां पे देखोगे 12 अल्फा और यहां पर देखोगे तो 6 अल्फा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पे रेट जो होगा सबसे कम किसका होगा, सबसे रेट जो होगा सबसे कम 12 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि थर्ड ऑप्शन का होगा। समझे बात को। अब यहां पे अगर पूछते था रेट के अकॉर्डिंग तो सबसे बढ़िया किसका हो जाता 1 का, तब क्या होता 2, तब क्या होता 4 एंड तब क्या होता 3। समझे बात। लेकिन अगर बच्चे यहां पे क्वेश्चन अपने से कभी रहता, इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं अलग, कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया जाए, क्या बताया जाए, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लेना। उस केस में सबसे ज्यादा इसका हो जाता थर्ड का, तब किसका हो जाता फोर्थ, तब थर्ड एंड सबसे लीस्ट ये हाइड्रोजनेशन है वो, क्योंकि दोनों लगता है देखने में एक जैसा, गलती भी होता है तो ध्यान रखना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलिए। अब यहां पे छोटा सा एक पॉइंट और आ रहा था इसी क्वेश्चन में कि बाई चांस सर अगर बोलते कि सर आप अल्फा हाइड्रोजन का बात बोल रहे थे, स्टेरिक हिंड्रेंस का बात बोल रहे थे, हाँ, अगर सर कुछ ऐसा रहता कि यहां पे भी 6 अल्फा है और यहां पे भी 6 अल्फा दे रहे हैं आप, तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर तो क्या हुआ सेम हो जाता। तो इस कंडीशन में जब अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है तो हाइड्रोजनेशन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के उल्टा, यानी कि यहां पे क्या हो जाता 1 का ग्रेटर देन हो जाता 2, ऐसा कंडीशन रहता तो 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहां भी 6 अल्फा है और यहां भी 6 अल्फा है। क्लियर बात। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 के बाद। क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। Which of the following reaction is example of SN2 reaction? समझे बात को। तो भाई देखते हैं फर्स्ट नंबर CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है और किसी भी तरीके का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन का वो बहुत ही लेस स्टेबल होगा। तो ये रिएक्शन HCl के साथ अगर करते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाने जा रहा है CH3CH2Cl। कौन सा मैकेनिज्म से SN2 से। क्वेश्चन में शायद यही पूछा जा रहा है ना, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द SN2 रिएक्शन, कौन सा इसमें से SN2 का है। सेकेंड नंबर देखेंगे CH3CH3 CH2OH। यहां पे जब OH को रिमूव करेंगे कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा तो यानी SN1 हो गया। ये मत समझना बेटा कि यहाँ पे SN1 है, क्यों नहीं हुआ सर, ये भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है, बट बेटा यहाँ पे अल्फा, यहाँ बीटा अल्काइल ब्रांचिंग है, यानी बीटा अल्काइल ब्रांचिंग अगर रहने के बाद वहां पे SN1 का रेट कभी नहीं होगा, रेट बहुत ही स्लो होगा वहां। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा SN1। और बीटा अल्काइल ब्रांचिंग है, यहाँ रीअरेंजमेंट करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा, SN1 रिएक्शन चल जाएगा। अब थर्ड नंबर में देखोगे, थर्ड नंबर में तो बहुत सिंपली तरीके से दिखाया जा रहा है सर, ऑलरेडी ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री तो कभी SN2 देगा ही नहीं, तो क्या हो गया ये SN1 हो गया। उसके बाद देखोगे C6H5 CH2OH, भाई ये तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन हुआ, बेंजाइल कार्बोकेटाइन SN1 न देके क्या देना चाहेगा SN2, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। चलिए अब अगला आप लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 सकते हैं, कह रहा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एक्रोलीन। अब ये एक्रोलीन वर्ड तो थोड़ा समझना होगा, याद भी रखना होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इसे बोलते हैं एक्रोलीन। समझते बात। ये एक्रोलीन कैसे बनता है बच्चे, अगर हम लोग इसका अल्डोल कंडेंसेशन करा देते हैं, समझ रहा बात, अगर इसका अल्डोल कंडेंसेशन करा दो, एक्वस NaOH हीट कर दो तो देखो एक्रोलीन बन जाएगा। क्रॉस यानी यहां से CH2 माइनस बनाएंगे, ये अटैक करेगा, भाई यहां से तो अल्फा है नहीं, ये तो कभी अटैक करेगा नहीं,
फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये अटैक होगा, ये बन जाएगा OH। तो क्या बनेगा देखो, तो COH, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा CS2, और यहाँ पे क्या बनने जा रहा है C डबल बॉन्ड H। समझे बात को? हीट कर देंगे तो अल्फा और बीटा से क्या जाएगा, यहां से H और H, यानी CS2 डबल बॉन्ड CH CHO, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसी को एक्रोलीन बोलेंगे। तो एक्रोलीन नहीं पूछा गया, पूछा गया व्हाट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एक्रोलीन। बहुत सिंपल समझ, एक पाई बॉन्ड कहाँ गया, ये हो गया, और एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2 नंबर। आंसर भी 2 है, ऑप्शन भी 2 है। हाँ, नंबर ऑफ पाई भी 2 हो गया और आंसर भी, ऑप्शन भी 2 ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 199। चलो देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जा रहा है अभी। यहाँ पे देखो क्या है, कोइंसिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 151 पहला भी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, और लास्ट में 200 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। समझ रहे बात को? तो कोइंसिडेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत में भी है और लास्ट में भी है। चलो देखते हैं। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड बाय हीटिंग आइदर सोडियम बेंजोएट विथ अ रिएजेंट। भाई सोडियम बेंजोएट समझते हैं, सोडियम बेंजोएट किसको बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O माइनस Na। इसको हीट कर दोगे, इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा CO2, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या हो गया, सोडा लाइम, सोडा लाइम समझते हैं ना, NaOH प्लस क्या होगा CaO। इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और यहां से बन जाएगा बेंजीन। हो गया, CO2 बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकला, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला, कैल्शियम कार्बोनेट बना के बाहर। ठीक है, वो इंतजार कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे काम होता है, ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ये इसको इंतजार करता है CO2 का, कि CO2 कब निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड कब मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब अगला बोल रहा है फेनॉल के साथ जिंक डस्ट। फेनॉल के साथ क्या करने जा रहे हैं, जिंक डस्ट लेने जा रहे हैं। तो जब जिंक डस्ट देंगे, यानी जिंक डस्ट यानी हीट करेंगे, डस्ट लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में जिंक डस्ट नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ जिंक और हीट दे देगा ऐसा। तो ये मत सोचना कि डस्ट नहीं है भाई, जिंक का बुरादा होता है, पाउडर के जैसा बुरादा समझता ना, सितारा का बुरादा, इसी तरह जिंक का बुरादा। यानी यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। जिंक बन जाएगा और साथ में क्या करेगा, ZnO बाहर निकल गया, जिंक ऑक्साइड। हाँ, तो ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया कौन सा रिएजेंट था, तो पहला था सोडा लाइम, NaOH प्लस CO, फिर जिंक डस्ट हो गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड। चलिए अगला देखते हैं 200 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पोर्ट नंबर 10 का क्वेश्चन का। होप कि आप लोग सभी लोग वीडियो पर यहां से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन जो दिया जा रहा है, अब तो मार्क दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे इसको समझने में, क्योंकि इस तरीके से आपको पास दिया जाता है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, वो आपको क्लियर आउट करने के लिए इस तरीके का वीडियो सॉल्यूशन बनाया गया है। आप लोग जरूर इस वीडियो सॉल्यूशन को देखा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, अब जैसे भी देख लो, इंटू 1 के स्पीड में देखो, 1 to 5 के स्पीड में देख लो, इंटू 2 के स्पीड में देख लो, लेकिन देखो, समझो जरूर, जहां भी प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, चलो। तो बोल रहा है ना बच्चे, एल्डोज एंड कीटोज ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर डिफरेंशिएटेड बाय। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, ये होता, लेकिन मोनोसैकेराइड्स के जो एल्डोज एंड कीटोज होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे होने जा रहा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से हम लोग एल्डोज और कीटोज को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये एनसीईआरटी से दिया रखा है क्वेश्चन, और ये सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल, समझे बात को। तो जो आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज के क्वेश्चन में हम लोगों के पास कैसा समीकरण आया, क्या सोच रहे हैं। आज के क्वेश्चन में जो स्पोर्ट नंबर 10 का क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डाला गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है। देखे होंगे आज का क्वेश्चन में रिएक्शन बहुत कम था, 1, 2, 3 जगह रिएक्शन दिया गया, ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ने वाला दिया गया। और जहां पढ़ने वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पेपर बहुत हार्ड है। पेपर हार्ड नहीं है, पेपर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप लोग इस तरीके से क्या करें, पेपर क्या लगता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर हार्ड नहीं होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अच्छा से रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मिलते हैं अगले स्पोर्ट के डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।